जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, जैसे कि हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के दोस्तों टॉप 45 बेस्ट MCQs क्वेश्चन, जो कि आपके प्रॉपर CBSE बोर्ड के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपकी NCERT और CBSE के ऊपर पूरा बेस्ड होगा क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स में पुटअप होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आएगी, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दें और एक प्यारा सा लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। निम्नलिखित में से किसे तत्काल ऊर्जा का स्रोत माना जाता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, या मिनरल्स एंड विटामिन्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? किसे इन चारों में से तत्काल ऊर्जा का स्रोत या इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तत्काल ऊर्जा का स्रोत अगर हम बोलें तो कार्बोहाइड्रेट होता है। वैसे फैट से भी हमें मिलती है एनर्जी, बट इंस्टेंट की बात पूछे अगर तत्काल की, तो आपका कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पोषण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। अ प्रोसेस टू ऑब्टेन नेसेसरी एनर्जी एंड ग्रोथ सब्सटेंसेस, आवश्यक ऊर्जा और विकास पदार्थ प्राप्त करने की एक प्रक्रिया। ए प्रोसेस टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड्स, खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया। ए प्रोसेस टू सप्लाई द नेसेसरी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स टू बॉडी, शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की एक प्रक्रिया। ए सम टोटल ऑफ प्रोसेस which provides the necessary nutritive element for growth, maintenance and to meet the need of energy। प्रक्रियाओं का कुल योग जो विकास, रख रखाव और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इन चारों में से वो पोषण की कौन सी प्रक्रिया सबसे अच्छा वर्णन कर रही है? सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रक्रियाओं का कुल योग जो विकास, रख रखाव और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, ये एक न्यूट्रिशन का बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, और एक सेकंड हाँ ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट डू यू मीन बाई द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? पाचन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म, जटिल पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोमर्स बाय द बॉडी, शरीर द्वारा मोनोमर्स का अवशोषण। कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू पॉलीमर्स, मोनोमर्स का पॉलीमर में रूपांतरण। या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड, पानी और भोजन का अवशोषण। तो पाचन प्रक्रिया से इन चारों में से क्या होगा रिलेटिव? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जटिल पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करना ही डाइजेशन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय, पाचन क्रिया संपन्न होती है किस चीज़ में? मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं में। केमिकल प्रोसेस ओनली, केवल रासायनिक प्रक्रियाएं। मैकेनिकल प्रोसेस ओनली, केवल यांत्रिक प्रक्रियाएं। या नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 4 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाएं पाचन क्रिया में जो संपन्न होती हैं वो मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्तों।
5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? स्टोमक यानी कि पेट से, ओसोफेगस अन्न प्रणाली, माउथ मुंह, या फिर इंटेस्टाइन। एक इजी क्वेश्चन है लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में पुटअप हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। हाउ मैनी डिसीडियस टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? ठीक है, मनुष्य में कितने गिरने वाले दांत मौजूद होते हैं, या फिर जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं ना, वो भी आप समझ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, मनुष्य में कितने गिरने वाले दांत मौजूद होते हैं, या मिल्की टीथ्स होते हैं, या दूध के दांत होते हैं? 22, 24, 20 या फिर 18। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के अंदर जो गिरने वाले दांतों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 20, 20 होती है संख्या। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मनुष्य में जो दांतों की संख्या निश्चित होती है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो 2 प्रकार में आपके हो जाते हैं। ठीक है, एक तो आपके फिक्स्ड हो जाते हैं जो दांत होते हैं, और दूसरे आपके वही दूध के दांत हो गए या गिरने वाले दांत जो हो गए, उनकी बात होती है। 2 प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर। ठीक है, एक फिक्स्ड होते हैं और एक स्थायी दांत होते हैं, वही फिक्स्ड और स्थायी या फिर दूध के दांत। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछा गया गिरने वाले दांतों की संख्या। ठीक है, गिरने वाले दांत आपके टोटल 20 होते हैं। उन 20 में आपके अगर मैं बात करूँ ना, तो 8 दांत आपके इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, 4 आपके कैनाइन होते हैं, ओके, और 8 आपके मोलर्स होते हैं। इनको आप टोटल करेंगे तो 20 दांतों में 8 आपके इंसीजर्स होंगे, 4 कैनाइन होंगे और 8 मोलर्स होंगे। ये कि आपके गिरने वाले दांत होते हैं, टोटल 20 होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल? ठीक है, विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ठीक है, डेंटाइन, इनेमल, टीथ या फिर बोन? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इनेमल। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है ना, हार्डेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर, वो इनेमल होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये भी आपके टीथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हमारे जो टीथ होते हैं ना, वो बेसिकली आपके 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो दांत होते हैं वो हमारे 3 रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें पहला आपका क्राउन होता है दांत का। ठीक है, दूसरा आपका नेक का पार्ट होता है। ठीक है, पहला आपका क्राउन का पार्ट होगा, दूसरा नेक का पार्ट होगा, और तीसरा आपका रूट का पार्ट होगा आपके दांत में। अब जो दांतों का बाहरी हिस्सा होता है ना, जो हमें दिखता है, उस वही क्राउन वाला हिस्सा होता है दोस्तों। ठीक है, उसी से घिरा हुआ होता है क्राउन से, और जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, वहीं पर इनेमल से लेयर्ड होता है वो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दांतों के अगर रीजन्स की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि आपके 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट क्राउन में डिवाइड होता है, दूसरा आपका नेक में, और तीसरा आपका रूट में डिवाइड होता है। जो क्राउन वाला हिस्सा होता है वही ऊपरी लेयर के रूप में, इनेमल के रूप में होता है, जो कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्राइमरी डेफिनेशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। मानव में प्राथमिक दांत निम्नलिखित प्रकार के दांतों में से किसी एक के न होने से स्थायी दांत से भिन्न होता है। कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इंसीजर। ठीक है, स्थायी दांत से भिन्न होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने भी आपको बताया था कि दूध के जो दांत होते गिरने वाले 3 प्रकार पिछले ही क्वेश्चन में मैंने क्लियर किए, है ना। कौन कौन से थे वो? इंसीजर थे, कैनाइन थे और मोलर थे। तो यहाँ इंसीजर, कैनाइन और मोलर, तो ये तो आपके गिरने वाले दांत हो गए, दूध के दांत हो गए, तो जो स्थायी दांत से भिन्न होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। 9वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्मॉल प्रोजेक्शंस फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग आर कॉल्ड। जीभ की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार क्या कहलाते हैं दोस्तों? फ्रेन्यूल्स कहलाते हैं, फ्रेन्यूलस कहलाते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं यानी स्वाद कलिकाएं, और सक्लस टर्मिनल्स, सल्कस टर्मिनल
या फिर पैपिला। तो जीभ की ऊपरी सतह पर जो छोटे छोटे उभार होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पैपिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, विच वन सर्व्स एज ए पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, कौन सा भोजन और हवा दोनों के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो कि हमारे भोजन और हवा दोनों के लिए एक ही रास्ते का काम करता है, वो क्या है? इसमें से लैरिंग्स है, स्वरयंत्र, गलेट, फेरिंग्स ग्रसनी, या फिर ग्लॉटिस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फेरिंग्स। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, बट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फेरिंग्स एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से हमारा भोजन और हवा दोनों के लिए वो एक सेम गेटवे होता है। ठीक है, फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन का चयन करें। ओसोफेगस passes through neck, thorax, diaphragm and open into stomach। ग्रास नली गर्दन, वक्ष और डायफ्राम से होकर गुजरती है और पेट में खुलती है। दूसरा, स्टोमक इज लोकेटेड इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। पेट उदर गुहा के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित है। तीसरा, स्टोमक एज जे शेप्ड ऑर्गन is the longest organ of alimentary canal। पेट जे आकार का अंग आहार नाल का सबसे लंबा अंग है। तीसरा, सीकम अ स्मॉल ब्लाइंड सैक इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होस्ट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सीकम एक छोटी अंधी थैली, छोटी आंत और मेज़बान सहजीवी बैक्टीरिया का एक हिस्सा है। तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, सही कथन का चयन करना है इन चारों में से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ग्रास नली गर्दन, वक्ष और डायफ्राम से होकर गुजरती है जो पेट में खुलती है। ओसोफेगस पासेस थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड ओपन इनटू स्टोमक। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इनटेक फूड व्हाट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ वेंट पाइप। भोजन के सेवन के दौरान ग्लॉटिस में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? ठीक है, भोजन के सेवन के दौरान जब हम भोजन को खाते हैं तो उस समय भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? ठीक है, ग्लॉटिस के अंदर। तो ऑप्शन आपके सामने, ग्लॉटिस इटसेल्फ प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस स्वयं भोजन को ग्लॉटिस में प्रवेश करने से रोकता है। दूसरा, फूड एंट्री इज प्रिवेंटेड बाय एयर प्रेजेंट इन विंड पाइप। श्वास नली में मौजूद हवा द्वारा भोजन के प्रवेश को रोका जाता है। तीसरा, फूड एंट्री इनटू ग्लॉटिस इज प्रिवेंटेड बाय एनुलर रिंग्स ऑफ फेरिंग्स। ग्रसनी के कुंडलाकार छल्ले द्वारा ग्लॉटिस में भोजन के प्रवेश को रोका जाता है। या फिर फूड एंट्री इज प्रिवेंटेड बाय एपिग्लॉटिस इनटू द ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस द्वारा ग्लॉटिस में भोजन के प्रवेश को रोका जाता है। तो भोजन के सेवन के दौरान ग्लॉटिस में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? इन चारों में से ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एपिग्लॉटिस द्वारा ग्लॉटिस में भोजन के प्रवेश को रोका जाता है। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन नुमा होता है वो। ठीक है, फूड एंट्री इज प्रिवेंटेड बाय एपिग्लॉटिस इनटू द ग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम दैट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन विच द पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टोमक ओपन्स। ठीक है, छोटी आंत के उस भाग का नाम बताएं जिसमें पेट का पाइलोरिक क्षेत्र खुलता है। ड्यूडेनम, इलियम, जियोजेनम या फिर नन ऑफ 30। क्वेश्चन नंबर 13 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर? छोटी आंत का वह कौन सा भाग है जिसमें पेट का पाइलोरिक क्षेत्र ओपन हो जाता है, खुल जाता है? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ड्यूडेनम। ठीक है,
ड्यूडेनम भी वो पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पेट के पाइलोरिक क्षेत्र में ओपन होता है, खुलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? टाइलिन, पेप्सिन और एंट्रोकिनेस या फिर माल्टेज। सो मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मानव की लार में टाइलिन नामक एंजाइम मौजूद होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। विच वन इज़ नॉट एसोसिएटेड, ठीक है, विच वन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इन ह्यूमन बींग। मनुष्य में लार के स्राव का संबंध किससे नहीं है? इन चारों में से पैरोटिड ग्लैंड से नहीं है, सब लिंगुअल ग्लैंड से नहीं है, और जाइमोजेनिक सेल से नहीं है, या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड से नहीं है। इन चारों में से किस में से मनुष्य में लार के स्राव का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जाइमोजेनिक सेल के साथ मनुष्य के लार के स्राव का कोई संबंध नहीं होता है दोस्तों। ओके, बाकी इन तीनों के ही साथ होता है, ए, बी और डी के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। टाइलिन डाइजेस्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइलिन पचाता है क्या? रॉ स्टार्च यानी कच्चा स्टार्च, और रिपेंड स्टार्च पका हुआ स्टार्च, फैट या फिर प्रोटीन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइलिन क्या डाइजेस्ट करता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमारा टाइलिन होता है वो पके हुए स्टार्च को डाइजेस्ट करता है या पचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों, 17वां क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन सलाइवा। मानव लार की संरचना का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इन चारों ऑप्शंस में से हमें ह्यूमन सलाइवा को डिस्क्राइब करना हो तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा? एमाइलेज, हाइड्रोलेस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, एमाइलेस, लाइजोजाइम्स एंड म्यूकस। ठीक है, एमाइलेस, टाइलिन, म्यूकस या फिर टाइलिन ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोलाइट्स, एमाइलेस, लाइजोजाइम्स एंड म्यूकस। ठीक है, क्यों दोस्तों? अगर हम केमिकली देखें ना, अगर केमिकली तरीके से देखें तो जो हमारा सलाइवा होता है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर ही होता है। जो सलाइवा होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर होता है, और हमारी जो लार होती है, सलाइवा होती है, इसमें थोड़े बहुत आपके एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सेलिवरी एमाइलेज हो गया और लाइजोजाइम्स हो गया। ठीक है, इसी वजह से इसका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत में खुलता है? कोलॉन, जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इलियम। ठीक है, छोटी आंत का इलियम वो हिस्सा होता है जो आपकी बड़ी आंत में जाकर ओपन होता है, खुलता है दोस्तों। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, और ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम और इलियम ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा ये दोनों। ठीक है, और इलियम ही आपका जा करके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है? ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया? आहार नाल की छोटी आंत में ग्रहणी, बृहदांत्र, मलाशय जैसे क्षेत्र भाग होते हैं। ड्यूडेनम कुछ कुछ सी आकार का होता है। अगर आप ड्यूडेनम को देखोगे तो ये आपका कुछ कुछ यहाँ पर सी आकार का दिखाई देगा। ठीक है, और मध्य जेजुनम कुंडलित भाग है। जो मीडियल जेजुनम है वो कुंडलित भाग है, मुड़ा हुआ हिस्सा दिखेगा आपको। ठीक है, और दूरस्थ या निचला भाग। इलियम अत्यधिक कुंडलित है। यहाँ पर जो इलियम वाला हिस्सा है ज़्यादा कुंडली मार, जैसे सांप एक कुंडली मारता है ना, उस प्रकार से बहुत ज़्यादा कुंडलित भाग होता है। ठीक है, और बाद वाला भाग बड़ी आंत यानी सीकम के पहले भाग में खुल जाता है जाकर, जो कि बड़ी आंत का हिस्सा होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है इन चारों में से? रेक्टम और सीकम, इलियम और कोलॉन, इन चारों में से बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन पार्ट नहीं है दोस्तों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी। अभी हमने देखा जो सी इलियम हमारा था, ठीक है, कुंडलित भाग वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है, तो इलियम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहाँ पूछा है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है, तो इलियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रेक्टम, ठीक है, सीकम और आपका कोलॉन, ये तीनों के तीनों ही आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। आपको जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपका कोलॉन में होती है, ठीक है, दूसरा आपका देखा जाए तो वो आपका सीकम में होती है, ठीक है, और तीसरा जो पार्ट होता है वो आपका सीकम हो गया, अपेंडिक्स, रेक्टम, सॉरी, तीसरा पार्ट आपका ये रेक्टम वाला होता है। बेसिकली आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिस्क्रिप्टिव पर्पस लाइक सीकम, रेक्टम एंड कोलन, बिल्कुल यही चीज़ बताए, ठीक है। चलिए, क्लियर हुई ये चीज़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर या फिर सैलिवरी ग्लैंड। एक आसान लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लीवर, हमारा जिगर यानी कि यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा लीवर का डायग्राम है, ठीक है। और लीवर के ही बारे में अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जैसे लोकेशन की बात करें तो आपका लोकेशन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और फिर एपीगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। इसका जो प्लेसमेंट होता है, लोकेशन होता है। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन होता है, डायग्राम में ही आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, है ना। शेप इसका वेज शेप में होता है ये, और वेट इसका लगभग 1500 ग्राम या 1.5 किलो के आसपास होता है। और इसके फंक्शन की बात करें तो इसके जो फंक्शन होते हैं आपके एक्सोक्राइनल और एंडोक्राइनल दोनों ही प्रकार के इसके फंक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कहता है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन आपके सामने। पित्त रस मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी या फिर पेनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शंस आपके सामने। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गॉल ब्लैडर। हमारे पित्ताशय में आपका पित्त रस या बाइल जूस स्टोर होता है, संग्रहित होता है दोस्तों। ओके, गॉल ब्लैडर आपका लीवर का ही पार्ट होता है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, आपके लीवर के नीचे ये यहाँ पर गॉल ब्लैडर का हिस्सा होता है। आगे भी और भी डायग्राम्स मिलेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका गॉल ब्लैडर वाला, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गॉल ब्लैडर, ठीक है। पित्त रस मानव शरीर के गॉल ब्लैडर पित्ताशय में संग्रहित होता है। यहाँ पर आपको कुछ गॉल ब्लैडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाइल से रिलेटेड। जैसे बाइल की बात करें तो बाइल मेड इन लीवर, ठीक है, स्टोर्ड गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। लीवर में बनता है बाइल आपका और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। फिर और बात करें, हेल्प विथ किस चीज़ में सहायता करता है? डाइजेशन में सहायता करता है, एब्जॉर्प्शन में सहायता करेगा आपका, ठीक है, एक्सक्रिएशन में भी सहायता करता है बाइल जो होता है। कंपोजिशन में बाइल सॉल्ट्स हो गए, फिर फॉस्फोलिपिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाइल पिगमेंट्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये आपका गॉल ब्लैडर है। ओके, अब पित्त रस की बात करें तो पित्त रस या केवल पित्त यकृत के हेपेटोसाइट्स द्वारा निर्मित होता है। यकृत वाहिनी से पित्ताशय में संग्रहित होता है, जो एक नाशपाती के आकार की संरचना होती है और यकृत की पिछली सतह से जुड़ा होता है। जो हमारा बाइल होता है वो एक नाशपाती, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होगे, ठीक है, एक नाशपाती के आकार में हमारा ये होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर की बात हो रही है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय द। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट में गैस्ट्रिक एसिड स्रावित होता है पैराइटल सेल से, पेप्टिक सेल से, एसिडिक सेल से या फिर गैस्ट्रिन सीक्रेटिंग सेल से। पेट में गैस्ट्रिक एसिड कहाँ से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 22, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब दोस्तों?
बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पैराइटल सेल से स्रावित होता है हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से चलने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट है आपके गैस्ट्रिक एसिड के बारे में कि पेट में गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिक ग्रंथि की पार्श्विका कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है या पेट के प्रोटियोलाइटिक एंजाइमों की उत्तेजना के लिए पेट में भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है दोस्तों। ठीक है, ये एक प्रकार से इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड इन स्टोमक एसिडिक फॉर स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। सामान्य पित्त नलिका का निर्माण किसके संलयन से होता है या किसके मिलने से होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट, या फिर हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट। इन चारों में से किसके संलयन से सामान्य पित्त नलिका का निर्माण होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट यानी यकृत वाहिनी और सिस्टिक वाहिनी के संलयन से या फ्यूजन से ही आपका कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण होता है, सामान्य पित्त नलिका का निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लीवर का कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये हिस्सा आपका कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे तो मेनली आपका हेपेटिक डक्ट ये हो गई और साथ ही आपकी सिस्टिक डक्ट ये आपकी। ठीक है, इन दोनों के संलयन से ही आपकी ये कॉमन बाइल डक्ट तैयार होती है दोस्तों। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सो अगला क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पैनक्रियाज? अग्नाशय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाई एसिनल सेल्स ऑफ एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियासिस। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग का एसिनर कोशिकाओं द्वारा अग्नाशय रस का स्राव होता है। दूसरा, पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज 6। अग्नाशय का पीएच मान 6 है। सिक्रेटिन एंड सीसीके हार्मोन्स इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। सिक्रेटिन और सीसीके हार्मोन अग्नाशी रस के स्राव को रोकते हैं। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिनोजिन, फिर कीमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेसिस और न्यूक्लियसिस, एमाइलोप्सिन एंड स्टिप्सिन एक्सेट्रा। ठीक है, चारों ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। अग्नाशय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है क्वेश्चन नंबर 24 से हमको। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अग्नाशी रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेस, न्यूक्लियस और एमाइलोपेप्सिन एंड स्टिप्सिन आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। डाइजेशन ऑफ है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। ए और बी की जगह पे हमें ऑप्शंस पुटअप करने हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ ए स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ वेरियाज स्टोमक इज द साइट ऑफ डाइजेशन मेनली फॉर बी। सो ए का पाचन मुंह से शुरू होता है जबकि पेट मुख्य रूप से बी के पाचन का स्थान है। अब ए और बी में यहाँ क्या आएगा? स्टार्च आएगा, प्रोटीन आएगा, फिर प्रोटीन या स्टार्च, फैट और प्रोटीन या फिर फैट एंड स्टार्च। सो क्वेश्चन नंबर 25 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? करेक्ट आंसर बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए की जगह पर हमारा स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ वेरियाज स्टोमक इज द साइट ऑफ डाइजेशन मेनली फॉर प्रोटीन। ठीक है, स्टार्च का पाचन मुंह से शुरू होता है जबकि पेट मुख्य रूप से प्रोटीन के पाचन का स्थान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 7.0, 7.5, 6.8 या फिर 6.0? सो क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6.8। ठीक है, हमारा सलाइवा का लार का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.8 होता है। तो यहाँ पर जैसे लार का पीएच जो 6.8 पीछे हमने देखा, ठीक है, इसलिए यह मध्यम में थोड़ा अम्लीय होता है। इसका अगर इसका जो माध्यम देखा जाए
पीएच मान 6.8 होने की वजह से वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। या पानी और सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के लवड़ों से बना हुआ स्लाइवा हमारा जो होता है। लार में एक जीवाणुरोधी एजेंट लाइजोजाइम भी होता है। जो लाइजोजाइम होता है दोस्तों, वो एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है आपका लाइजोजाइम्स, ठीक है, सलाइवा के अंदर जो होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन इन्फेंट्स। कि शिशुओं में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर वेरियस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। शिशुओं में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ रेनिन, ठीक है। रेनिन ही वह एंजाइम है जो बच्चों के दूध के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड पैसेज फ्रॉम बकल कैविटी टू द साइट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्प्शन, ठीक है। मुख गुहा से पानी और खनिज अवशोषण स्थल तक भोजन के पारित होने की प्रक्रिया क्या है, सीक्वेंस क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन ए है माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, ड्यूडेनम, स्टोमक, इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, इलियम, सीकम या फिर रेक्टम। ऑप्शन सी माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ऑप्शन डी माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, फूड पाइप, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से सही क्रम क्या होगा दोस्तों? मुख गुहा से पानी और खनिज अवशोषण स्थल तक भोजन के जो पारित होने की सही प्रक्रिया वो क्या होगी इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 28 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ओसोफेगस, देन स्टोमक, देन ड्यूडेनम एंड देन इलियम, देन सीकम एंड लास्ट वन इज रेक्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी डाइजेस्टेड बाय पैनक्रियाटिक जूसेस? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अणु अग्नाशय रस द्वारा पचाया जा सकता है? फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स और ऑल ऑफ दी अबव। सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा दोस्तों ये चारों आपके मॉलिक्यूल्स पचाए जा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड ये चारों के चारों ही पचाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग इज। मनुष्य में पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख स्थल है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बोथ ए एंड बी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? मनुष्य में पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख स्थल क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मनुष्य में जो पोषक तत्वों का अवशोषण का प्रमुख स्थल होता है ना, ज़्यादातर जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले यहाँ आप कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि छोटी आंत और पाचन और अवशोषण का प्रमुख स्थल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी पाचन और अवशोषण दोनों का ही मेन पॉइंट होता है, ठीक है। लगभग 90% भोजन पूरी तरह से छोटी आंत की ग्रहणी में पचाता है। लगभग 90% जो भी हम खाते हैं उसका 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पचता है, ठीक है। शेष जो 10% बचा छोटी आंत के मध्य भाग में पचता है, जबकि दूरस्थ भाग इलियम अवशोषण का प्रमुख स्थान होता है। पोषक तत्वों का लगभग 90% छोटी आंत में ही अवशोषण होता है, ठीक है। जबकि बाकी आपका पेट और बड़ी आंत में हो, जो 10% बच जाता है और 20 वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन और आपके स्टोमक में डाइजेस्ट होने का काम होता है, ठीक है। लेकिन 90% अगर देखा जाए तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विच वन
स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस, मनुष्य में पाचन एवं अवशोषण की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों, पूछा है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। ऑप्शंस आपके सामने हैं। छोटी आंत सभी पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख स्थल है। ठीक है, अराउंड 40% ऑफ द टोटल अब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पोषक तत्वों के कुल अवशोषण का लगभग 40% छोटी आंत में होता है। या फिर दवाएं, शराब, थोड़ा पानी और नमक श्लेष झिल्ली के मध्य से पेट में अवशोषित होते हैं। या फिर बड़ी आंत में पानी और जीवाणु के पाचन के उत्पादन का अवशोषण का स्थान होता है। तो इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको क्लियर करना है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर बहुत आराम से निकाल लेंगे। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो पोषक तत्वों के कुल अवशोषण का लगभग 40% हिस्सा छोटी आंत में होता है, जबकि मैंने अभी बताया था 90% आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन बी वाला ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो अगला क्वेश्चन आपसे 32 कह रहा है दोस्तों, चूज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के कार्य के संबंध में एक गलत कथन चुनना है। इसमें भी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे बड़ी आंत जीवाणु पाचन के उत्पादन को अवशोषित करती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी और कुछ अमीनो एसिड का अवशोषण मुख्य रूप से यहीं पर होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। श्लेष्मा मल पदार्थों को चिकना करती है और मल अस्थायी रूप से मलाशय में जमा होते हैं। अब रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा? पिछले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया आपसे। अगर आप उस पर ध्यान दिए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल लेंगे। सो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड सम अमीनो एसिड्स अकर मेनली हियर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली आपका वाटर वगैरह का पूरी तरीके से अवशोषण लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता, बल्कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, कि लगभग 90% आपका जो टोटल वाटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। जो 10% बचा वो आपके स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इस वजह से आपका जो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट होगा दैट इज ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत में अपचित भोजन से अवशोषित होता है? वाटर एंड विटामिन्स, वाटर एंड प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल डाइजेशन, पानी और जीवाणु पाचन का उत्पाद, वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड अल्कोहल। तो इन चारों में से बड़ी आंत में अपचित भोजन से कौन अवशोषित होता है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पानी और जीवाणु पाचन का उत्पाद। ठीक है, यही आपका बड़ी आंत में अपचित भोजन के से अवशोषित होता है दोस्तों हमारी जो बड़ी आंत होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है बेसिकली वो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, और साथ में आपके जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के और जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे जीवाणु पाचन के अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट में जो पानी बचा होता है ना, उसके अवशोषण का स्थान होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 34वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर नॉट कॉज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आंत्रपथ संक्रमण निम्नलिखित में से किस जीव के कारण नहीं होता है? टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लैक्टोबैसिली और हुक वॉर्म। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लैक्टोबैसिली जीव के कारण आपका जो आंत्रपथ का संक्रमण होता है, ठीक है, वो नहीं होता। बाकी आपके टेप वॉर्म के द्वारा भी आंत्रपथ का संक्रमण होता है, राउंड वॉर्म के द्वारा भी होता है और हुक वॉर्म के द्वारा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, विच इज़ नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा पाचन तंत्र का विकार नहीं है? ठीक है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, डायरिया दस्त, और एम्फीसेमा वात स्फीति, या फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर?
बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, वात स्फीति। ठीक है, वात स्फीति एक्चुअली आपकी ये लंग्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी आगे आपको स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। देखिए एम्फीसेमा जो होता है बेसिकली आपकी वो लंग्स के डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, एम्फीसेमा फेफड़ों की एक प्रतिरोधी बीमारी को कहा जाता है क्योंकि कृपिका नामक छोटे वायुमार्गों के आसपास के फेफड़ों के ऊतक विनाश इन वायुमार्गों को सांस छोड़ते समय अपने कार्य आकार को बनाए रखने में अक्षम कर देता है। बेसिकली आपकी सांस छोड़ने की जो क्षमता होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है, काफ़ी उसमें नुकसान होता है। यहाँ पर आप नॉर्मली एल्वेओलाई को देख सकते हो और यहाँ पर जब आप एम्फीसेमा से ग्रसित होता है कोई व्यक्ति तो कितना डिफरेंस आ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। वाई डू द आईज ऑफ द पेशेंट्स टर्न्स येलो ड्यूरिंग जॉन्डिस? पीलिया के दौरान रोगी की आंखें पीली क्यों हो जाती हैं? अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पित्त वर्णक के जमाव के कारण, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ, मुंह के माध्यम से पेट की सामग्री को बाहर निकालने के कारण, ड्यू टू द स्टोमक मैल्यू फंक्शनिंग यानी पेट की खराबी के कारण, या फिर ड्यू टू द एक्सेसिव वॉमिटिंग अत्यधिक उल्टी के कारण, किस वजह से इन चारों में से रोगी की आंखें आपका पीलिया के दौरान पीली हो जाती हैं? सो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, पित्त वर्णक के जमाव के कारण पीलिया के दौरान रोगी की आंखें पीली हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। विच कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ ब्लड? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा संयोजक रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? सैचुरेटेड फैट एंड प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैट एंड प्रोटीन, बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, या फिर सैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? इनमें से इन चारों में से किसके कॉम्बिनेशन की वजह से आपका जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बढ़ जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त और असंतृप्त दोनों वसाओं के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ब्लड का। ठीक है, या ये उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर? अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण संबंधी विकार है? क्वाशियोरकर, मैरास्मस, बोथ ए एंड बी, एंड डी ज़ेरोप्थेल्मिया? तो क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? एक आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ क्वाशियोरकर एंड मैरास्मस। ये दोनों ही आपकी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण संबंधी विकार हैं, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं दोस्तों ये दोनों। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें ना तो क्वाशियोरकर इज ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 1 to 8 ईयर। जो क्वाशियोरकर होता है वो 1 से 8 साल तक के बच्चों को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो आपकी क्वाशियोरकर होती है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की ही डेफिशिएंसी है। ठीक है, लेकिन वही मैरास्मस की बात करें तो मैरास्मस आपका लगभग 2 साल से छोटे बच्चों पे ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, और ये केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन का विकार होता है। ठीक है, जो आपका क्वाशियोरकर होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का विकार होता है, लेकिन जो मैरास्मस होता है वो केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका क्वाशियोरकर से ग्रसित बच्चा है, हाँ मैरास्मस से ग्रसित बच्चा है। क्लियर दिख रहा होगा। स्वेलिंग ऑफ लेग्स, आपकी इनकी पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है, और स्प्रेज हेयर में बहुत ज़्यादा गैपिंग्स आपको दिखने लग जाएंगी। ठीक है, मून फेस, एक चांद की तरह इनका आकार हो जाता है चेहरे का। ओके, विथ टाइटल इंटरेस्ट सराउंडिंग्स, फ्लैकी अपीयरेंस ऑफ स्क्रीन, सोलन एब्डोमेन। ठीक है, आपके पेट के ये वाले हिस्से में आपको सूजन टाइप की दिखाई देगी। और थिन मसल्स बट फैट प्रेजेंट्स, मांसपेशियाँ पतली होती लेकिन चर्बी मौजूद रहती है उसमें। ठीक है, यहीं आप मैरास्मस में देखेंगे तो हाथ आपके हेयर नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, ओल्ड मैन एंड वेजेंट अपीयरेंस, बुढ़ा दिखने लगता है बच्चा इसमें, अगर जैसे एक बुढ़े का शरीर हो जाता है ना वैसा दिखने लगता है। थिन लिम्स विथ लिटिल मसल और फैट, लिम्स उनके पतले हो जाते हैं। यहाँ पर दिख रहे हो आपके लिम्स कितने हैं, पतले हैं। ठीक है, और मसल और फैट भी बहुत थोड़ा होता है। वेरी अंडरवेट बॉडी, वज़न बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है शरीर का। यही आपका क्वाशियोरकर मैरास्मस में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
39 आपके सामने अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, असर्शन एंड रीजन बेस। तो असर्शन क्या कह रहा है, ए लीवर एंड पेनक्रियाज आर लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, पेनक्रियाज ऑक्यूपाई सेकंड पोजीशन, फॉर एग्जांपल सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर लीवर। ठीक है, रीजन दे रहा है पेनक्रियाज इज कंसिडर्ड अ मिक्स्ड ग्लैंड एज इट फंक्शन बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, यकृत और अग्नाशय हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथियां हैं। अग्नाशय पूरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, यानी यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, और कारण उसका दिया है, अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि माना जाता है क्योंकि यह एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रूप में कार्य करती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू। जो आपके स्टेटमेंट हैं ये दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें ऊपर असर्शन ए का, तो वो करेक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, 40वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर अब 5 स्टेटमेंट आपके सामने दोस्तों, पांचों में से कौन सही है, कौन कौन सही है वो हमें निकालना है। ठीक है, फ्रेनुलम वह तह है जिसके द्वारा जीभ मुंह के तल या मौखिक गुहा से जुड़ी होती है। जीभ की निचली सतह पर थोड़ा सा उभार होता है जिस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। ग्रसनी भोजन और वायु के लिए सामान्य मार्ग होता है। ओडी और स्फिंक्टर पेट की ग्रहणी में खुलने की रक्षा और नियमन करता है। और आखिरी आपका है कोलन के 3 भाग होते हैं, एक आरोही, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अवरोही भाग, और बाद में मलाशय में खुलते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पर नीचे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसमें से सही स्टेटमेंट हमको चुनने हैं, कौन कौन से होंगे? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, पहला, तीसरा और 5वां दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि फ्रेनुलम वह तह है जिसके द्वारा जीभ मुंह के तल या मौखिक गुहा से जुड़ी होती है। और देन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा ग्रसनी भोजन और वायु के लिए सामान्य मार्ग है। और लास्ट आपका करेक्ट हो जाएगा कोलन के 3 भाग होते हैं, एक आरोही, एक अनुप्रस्थ और एक अवरोही, और भाग बाद में मलाशय में खुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मैच करना है। कॉलम 1 में रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल और मेनाडियोन और एस्कॉर्बिक एसिड्स। ठीक है, विटामिन्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं साइंटिफिक तरीके से, और वहाँ पर आपको मैच करने हैं। तो फटाफट से मैच करेंगे। रेटिनॉल का सही मैच क्या होगा दोस्तों? सो रेटिनॉल का आपका करेक्ट जो मैच हो जाएगा वो क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर आपका तीसरा, रेटिनॉल का, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस फॉर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, टोकोफेरॉल की अगर हम बात करें तो टोकोफेरॉल आपका मैच होगा इनहिबिट्स ऑक्सीडेशन ऑफ अंडरस्टैंडेड फैटी एसिड्स। और कैल्सीफेरॉल की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस। और एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम मेनाडियोन की अगर हम बात करें तो ये आपका मैच होगा जस्ट इसके सामने वाला ही, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड। एंड एस्कॉर्बिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर अमीनो एसिड फॉर मेटाबॉलिज्म्स। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3, 1, 2, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है दोस्तों मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स। अगेन मैच है, यहाँ पर विटामिन दिए रखी, विटामिन ए, डी, सी एंड B3 दिया है, और उनके साइंटिफिक नेम से हमें मैच करना है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होगा दोस्तों? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए का वो होगा आपका रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, है ना। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन B3 हमारा जो होता है वो निकोटिनिक एसिड होता है दोस्तों, निकोटिनिक एसिड। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 4, 1, 3, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 43 अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर आपके इंटेस्टाइन के पार्ट्स दे रखे हैं, ड्यूडेनम, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस और सीकम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट हैं यहाँ पर, और उनको हमें मैच करना है सही तरीके से। ठीक है, तो ड्यूडेनम का करेक्ट मैच यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ड्यूडेनम का करेक्ट मैच क्या होगा? ड्यूडेनम का करेक्ट मैच होगा आपका एमर्जिंग फ्रॉम द स्टोमक। ठीक है, फिर एपिग्लोटिस की बात करें तो एपिग्लोटिस का करेक्ट मैच होगा अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप। ठीक है, एक ढक्कन होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। ग्लोटिस की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका ओपनिंग द वाइंड पाइप। और सीकम की अगर बात करें
स्मॉल बाइंड सैक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 43 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज एसोसिएटेड विथ वेरियस फंक्शंस, चूज वन विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों से जुड़ी है, वह चुने जो सही नहीं है। अब इनमें से कार्य दिए हैं, इनमें से कौन सा आपका यकृत का कार्य नहीं है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, फॉर्मेशन ऑफ बाइल एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। सो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो कि आपके लीवर के फंक्शन से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का चयापचय आपके लीवर के कार्य से जुड़ा हुआ तथ्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पे नए होना प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या कह रहा है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन को चिन्हित करें। ट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन एक निष्क्रिय एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजेन इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ट्रिप्सिनोजेन आंतों के म्यूकोसा द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, फिर एंट्रोकिनेस इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास, एंट्रोकिनेस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। या फिर बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन, पित्त में ट्रिप्सिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रिप्सिनोजेन एक निष्क्रिय एंजाइम है। ठीक है, सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ताकि ऐसी ही हमें भी थोड़ा बूस्टअप मिले और मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए प्रॉपर लाता रहूँ। सॉरी 2 दिन रेगुलर वीडियो ना आने पाने के लिए, क्योंकि मेरे एक बहुत ही प्यारे से साथी की शादी थी, एक जूनियर था मेरा, उसकी शादी में मेरे को जाना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों को इस वीडियो का लिए इंतज़ार करना पड़ा। बट कोई नहीं, आगे आपकी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।